सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, है ना। तो कौशल आज जैसा कमिट किया था, एक इनिशिएटिव लेके हम आए आप लोगों के लिए, जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट्स का, जैसे पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ, हम उसके शॉर्ट्स जो होता है, क्लिप्स होता है या फिर आपका शॉर्ट वीडियोज़ होता है, वो आपके सामने हम लेके आएंगे। ठीक है, तो आज जैसे कि मैंने मनी इन बैंकिंग जो मेरा थर्ड वीडियो है ये इस सीरीज़ में, मनी इन बैंकिंग का सीरीज़ में, तो जो पिछले जो 2 क्लास है मेरे मनी बैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा भी जो ये पीपीटी है, आप इजीली उस लिंक से, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मैं डाल दूंगा जो कि ओपन है, बहुत सारे बच्चे उसमें ज्वाइन करते हैं, आप भी वहाँ पे ज्वाइन करके ये कंप्लीट पीडीएफ प्लस हमारे क्लास नोट्स को वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्रीज का क्लास भी देख रहे होंगे, पॉलिटी का क्लास देख रहे होंगे, ये जो मैं मनी बैंकिंग का क्लास लेके आया हूँ। तो पिछले जो 2 वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था मनी, ठीक है, मनी का फंक्शन, टाइप्स ऑफ मनी, है ना, जैसे हम लोग फिएट मनी, लीगल टेंडर, फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्लास में मैंने डिस्कस किया था मनी सप्लाई एंड टूल्स टू मेजर मनी सप्लाई, M0, M1, M2, M3, M4, ये सब के डिस्कस किया था। उसके बाद फिर ब्रॉड मनी पढ़े थे, नैरो मनी पढ़े थे। तो ये जो अभी है, जो 2 पिछले क्लास का मैंने रिकैप आपको दे दिया है। ठीक है, आज जो बच्चों हम पढ़ेंगे वो है बैंक्स। ठीक है, कितने टाइप्स का बैंक्स होता है, और ये जो मैं बना रहा हूँ आपका जो पीपीटी, जो डिस्कशन आज हम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका यूपीएससी एंड ओपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में है, उसके लिए ये कंटेंट रेडी है। तो ध्यान से सुनिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। कुछ भी डाउट अगर होता है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो बैंक क्लासिफिकेशन इन इंडिया, तो ब्रॉडली जो होता है बच्चों, ब्रॉडली 4 टाइप का बैंक इंडिया में क्लासिफाइड है। ठीक है, ब्रॉडली। तो जो पहला जो बैंक है बच्चों, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक, दूसरा बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक, थर्ड बैंक है पेमेंट बैंक, एंड फोर्थ है आपका कोऑपरेटिव बैंक। तो ये 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स होता है। ठीक है, जैसे कमर्शियल बैंक को हम और भी एक नाम देते हैं, दैट इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, इसको सिर्फ कमर्शियल बैंक ना बोल के हम इसको बोलेंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो ओपीएससी ओमास में क्वेश्चन आया था कि क्यों इस बैंक को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोलते हैं। ठीक है, क्या वजह है कि बैंक को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन था। तो बच्चों, जो भी बैंक का नाम सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में लिखा जाएगा, ठीक है, जो भी बैंक का नाम किसमें, सेकेंड शेड्यूल, ठीक है, ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, जिन जिन बैंक का नाम सेकेंड शेड्यूल आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा गया उनको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी ले लो, एसबीआई ले लो, पंजाब नेशनल बैंक ले लो, कैनरा बैंक ले लो। तो ये सब का बैंक का नाम कहाँ पे मेंशन किया गया, अंडर सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, इसलिए हम इसको बोलेंगे कमर्शियल बैंक। इसके अलावा आप क्या होता है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक होता है ना, जैसे आपका एसबीआई हो गया एज ए पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक हो गया आपका येस बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया जैसे आपका एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एंड रीजनल रूरल बैंक हो गया जो कि हर स्टेट में रहता है, ग्रामीण उत्कल, जैसे उड़ीसा में आपका उत्कल ग्रामीण बैंक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आरआरबी को भी, जो रीजनल रूरल बैंक को कमर्शियल बैंक के अंडर आता है। ठीक है, तो आरआरबी को हम कमर्शियल बैंक ही ट्रीट करते हैं। तो ये आपका था कुछ एग्जाम्पल्स जो कमर्शियल बैंक। दूसरे पे आते हैं बच्चों, इस पे कोऑपरेटिव बैंक्स पे आ जाता है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स का 2 क्लास, इसके अंदर 2 बैंक आएगा आपका, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, क्या इसका फंक्शन होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। और जो आज जो मतलब जो इंपॉर्टेंट इसमें से आप देखोगे, ये पेमेंट बैंक एंड स्मॉल बैंक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। सो दीज आर नोन एज डिफरेंशिएटेड बैंक्स, डिफरेंशिएटेड बैंक्स। इन दोनों को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक्स, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस। जैसे पेमेंट बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, ये दोनों का हम बोलते हैं डिफरेंशिएट बैंक्स। क्यों डिफरेंशिएट बैंक बोलते हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शन है थोड़ा लिमिटेड है, थोड़ा स्पेसिफिक सेक्टर को ही कैटर करते हैं। ठीक है, तो इसके डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, और अर्बन कोऑपरेटिव का ही फंक्शन देखेंगे। इसमें याद रखोगे, जो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएटेड बैंक्स। ठीक है, नचिकेत मोर कमिटी ने इनको दिया था। ये भी कहीं कहीं पूछता है कौन सा कमिटी रेकमेंड किया था, तो नचिकेत मोर। ठीक है, नचिकेत मोर कमिटी ने ये डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का एक आइडिया या फिर रिफॉर्म लाने का सजेस्ट किया था, जो आज करेंटली इंडिया में ये दोनों बैंक फंक्शनिंग कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं आगे।
फंक्शन ऑफ ए कमर्शियल बैंक नॉर्मल, जैसे आप आपके कोई भी बैंक अकाउंट होगा है ना, कोई भी बैंक में आपने अकाउंट खोला होगा, चाहे वो SBI हो, HDFC हो, तो नॉर्मल क्या होता है बैंक का फंक्शन, जो कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है ना, आप डिपॉजिट देते हो। बैंक का काम क्या है, आप जाओगे बैंक में पैसा डालने के लिए, बैंक डिपॉजिट लेगा, ठीक है। तो कौन सा डिपॉजिट होता है, सेविंग डिपॉजिट करा सकते हो आप, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट कर सकते हो, करंट अकाउंट कर सकते हो, टाइम डिपॉजिट दैट इज फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों याद रखो, जो नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक है ना, वो दो टाइप का डिपॉजिट लेता है। ये जो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट है, इसको हम बोलते हैं क्या, डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स। और जो फिक्स डिपॉजिट है, इसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में, ठीक है। सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट को क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। और बाकी फिक्स डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट। तो जो कमर्शियल बैंक है, नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक है, दोनों डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, दोनों डिपॉजिट वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट, इसको डिमांड डिपॉजिट इसलिए बोलते हैं बच्चों, क्योंकि आप अगर डिमांड डिपॉजिट में पैसा अगर रखे हो ना, तो ऑन योर डिमांड आप कभी भी बैंक से है ना, या ATM से पैसा निकाल सकते हो। आप जब ATM कार्ड यूज करके पैसा निकालते हो 24/7, आपको ये दो ऑप्शन चूज करने देता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, है ना। हम अपने डिमांड पे कभी भी बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, या ATM कार्ड यूज करके कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो फिक्स डिपॉजिट है, उसको टाइम डिपॉजिट क्यों बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट हुआ, रिकरिंग डिपॉजिट हुआ, क्योंकि इसको टाइम डिपॉजिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका पैसा कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लॉक हो जाता है ना। अगर आपने FD करा रखा होगा 5 साल के लिए, तो आप उससे पहले पैसा नहीं निकाल सकते। बाकी डिमांड डिपॉजिट तो कभी भी आप जाके डिमांड डिपॉजिट से पैसा डिमांड विड्रॉ कर सकते हैं। बट ये तो नॉर्मल जो बैंक का काम है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, लोन देगा, है ना, हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गया, जो नॉर्मल बैंक का जो काम होता है लोन देना। और ये जो फंक्शन है, इसको हम पढ़ेंगे, जैसे क्या होता है, और क्या टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, परचेज सेल्स ऑफ शेयर्स से कोई कंपनी का फॉरेन करेंसी रख सकते हैं, है ना, कोई कंपनी का शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये भी एक फंक्शन आता है आपका नॉर्मल कमर्शियल बैंक का, जो एजेंसी फंक्शन हो गया, ठीक है। बैंक सर्टेन शेड्यूल कमर्शियल बैंक दैट एक्ट्स एज एन एजेंट्स, ठीक है। कोई कंपनी का वो शेयर्स खरीद के ट्रेड कर सकते हैं, है ना, म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सब हो गया आपका नॉर्मल कोई भी एक कमर्शियल बैंक का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो मैंने बोला था पढ़ेंगे क्या, डिफरेंस बिटवीन पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो पहले हम लोग क्या सीखे थे, जो नचिकेत मोर कमेटी ने रेकमेंड किया था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और आपका ये पेमेंट बैंक का रिफॉर्म लाया जाए। तो आज के डेट में तो दोनों आ रखा है। इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को डिफरेंशिएटेड बैंकिंग बोलते हैं। देखो, तो पहला डिफरेंस क्या है आपका, देखो पहला डिफरेंस है जो पेमेंट बैंक का है ना, जैसे इसका एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, पेटीएम पेमेंट बैंक आप सुने होंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक आप सुने होंगे। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पेमेंट बैंक। तो पहला जो पेमेंट बैंक का फोकस क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। ये क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, मोबाइल में भी ये बैंक चल जाता है ना। पेमेंट बैंक के लिए आपको कोई स्पेसिफिकली फिजिकल बिल्डिंग नहीं चाहिए, ब्रिक एंड मोटार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। नॉर्मल जो मोबाइल में ये स्टार्ट होता है, मोबाइल बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग है, ठीक है। तो पेमेंट बैंक जैसे कि पेटीएम का आप बैंक थोड़ी देखे है क्या, नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो इट फोकसेस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, इट प्रोवाइड्स टोटल बैंकिंग सर्विसेज सिमिलर टू, ठीक है। तो पेमेंट बैंक जैसा मैंने बोला स्मॉल कस्टमर को टारगेट करते हैं वो लोग। स्मॉल फाइनेंस बैंक जस्ट लाइक ए बैंक, बट इसका जो कैपिटल वर्थ होता है इस बैंक का थोड़ा कम रहता है, ठीक है। नॉर्मल जैसे आप SBI कंपेयर करोगे, SBI तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया। स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो टोटल नेटवर्थ होता है उस बैंक का, जो एसेट्स होता है उसका वैल्यू, मतलब उसका वैल्यू नहीं, उसका जो नेटवर्थ या नेट कैपिटल, पेड अप कैपिटल थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू नॉर्मल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। सेकेंड है तो पेमेंट बैंक इट एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 1 लाख, ये रिवाइज्ड हो गया बच्चों, 2 लाख हो गया। तो पेमेंट बैंक क्या होता है ना, साल में आप 2 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते आप, बट यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस में कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं। पेमेंट बैंक में आप एक साल में 2 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। थर्ड डिफरेंस आता है, पेमेंट बैंक लेंड नहीं करता, पेमेंट बैंक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, वेयर एज फाइनेंस बैंक क्या करेगा, वो पैसा लोन में दे सकता है, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस देखते हैं, कैन इशू ATM कार्ड एंड डेबिट कार्ड। जो पेमेंट बैंक है ये डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, ATM कार्ड इशू कर सकता है, बट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है। वेयर एज स्मॉल फाइनेंस बैंक ATM कार्ड भी इशू कर लेगा, डेबिट कार्ड भी इशू करेगा, क्रेडिट कार्ड भी इशू करेगा। क्यों पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो पेमेंट बैंक है दे कैन नॉट एक्सटेंड व्हाट, लोन,
वो लोन देगा नहीं, उधार में पैसा लोगों को देगा नहीं, सिर्फ वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, लोगों को लोन नहीं मिलेगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जो लोन लेते हैं डेथ में जो रहता है, ठीक है, जिनको क्रेडिट में पैसा चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेमेंट बैंक आपको डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड देगा, क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, वेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा, ठीक है। कैनॉट गिव लोन्स, जो पढ़ लिए थे, कैनॉट गिव लोन्स, कैनॉट गिव क्रेडिट, पेमेंट बैंक का फीचर नहीं है। कैन प्रोवाइड रेमिटेंस सर्विसेज, कैन ऑल्सो, ये दोनों सिमिलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। रेमिटेंस सर्विसेज मतलब क्या, जो भी बाहर में अगर काम करे, सब पेटीएम बैंक तो इंडिया में है, कोई बाहर से अगर पैसा भेजेगा, सपोज बांग्लादेश में कोई इंडियन जाके वहाँ पे काम करे, घर वापस इंडिया उसको पैसा भेजना है, तो वो फैसिलिटी भी पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका डिफरेंस बच्चों, ये पढ़ेंगे आप। थोड़ा कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। कोऑपरेटिव बैंक क्या है बच्चों, ये जो है आप कोऑपरेटिव, जैसे आपका, मैं एक अमूल का एग्जांपल दीजिए, ठीक है, एक अमूल का एग्जांपल ले लेते हैं। अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। जैसे आपका अमूल हो गया, उड़ीसा में ओमफेड हो गया, ये सब क्या है, कोऑपरेटिव है। मतलब यहाँ पे इसका कोई एक मालिक नहीं है ना, ना गवर्नमेंट इसका मालिक है, ना कोई इंडिविजुअल इसका मालिक है, लोग कोऑपरेटिवली ये करते हैं, बैंक बनाएंगे। जैसे अमूल का क्या है, सारे जो डायरी फार्मर्स है, वो अमूल के पूल ऑफ मिल्क होगा, सोचो सब वहाँ पे दूध डालते हैं, फिर जाके जो प्रोडक्ट बनता है, और लास्ट में लोग क्या करेंगे, एज पर द परसेंटेज प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो सिमिलरली कोऑपरेटिव बैंक का भी यही होता है, कोई एक पर्सन मालिक नहीं रहता, ठीक है। हालांकि आरबीआई के अंडर रेगुलेटेड है सब बैंक, बट ये जो वोटिंग, इनका जो प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट करना है, चेयरमैन किसको इलेक्ट करना है, वो सब वोटिंग से डिसाइडेड होता है। इसका फंक्शन नॉर्मल एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक के टाइप का ही है, ठीक है। सेविंग एंड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करता है, छोटा छोटा बिजनेस को सपोर्ट करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करता है, इंश्योरेंस सर्विस देता है, लोन देता है। तो सब कुछ सिमिलर है इसका फंक्शन शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जैसा, बट इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो वर्किंग है कोऑपरेटिव बैंक का, वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शन होता है, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक के जो चेयरमैन होते हैं, जैसे एसबीआई का जो चेयरमैन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, बट कोऑपरेटिव बैंक का जो चेयरमैन होता है, उनके मेंबर्स लोग ही इनको इलेक्ट करते हैं, है ना। तो ये आपका कोऑपरेटिव बैंक। फिर आते हैं डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। तो जैसे हम लोग पढ़ा था क्या, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, जो पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या था हमारा, डिफरेंशिएटेड बैंक्स था, और एक कैटेगरी में आता है क्या, डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया। तो इसको डेवलपमेंट बैंक इसलिए बोलते हैं ताकि ये सब बैंक ना इंडिया की जो क्रूशियल जो इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए बहुत हेल्प करता है। जो हमारा पिलर्स है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्या पिलर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। तो ये सब जो पर्टिकुलर जो बैंक्स है ना, एक ही स्पेसिफिक सेक्टर को ही लोन प्रोवाइड करता है, तो उसको हम बोले डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया। जैसे कि मान लीजिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसका एग्जांपल क्या है, आईएफसीआई, आईडीबीआई, सिडबी, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सब बैंक एमएसएमई, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली नाबार्ड आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है। ये सब बैंक स्पेसिफिकली फॉर रूरल सेक्टर में बनाया गया है, ठीक है। आपका जो एग्रीकल्चर लोन है उसको दिया जाता है, जिसको फार्मर्स को अगर रिक्वायरमेंट है, कोई सीड्स खरीदना है, कोई फर्टिलाइजर खरीदना है, तो ये जो नाबार्ड बैंक है वो असिस्ट करता है। थर्ड एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर क्रेडिट चाहिए, पैसा चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, तो अगेन दिस बैंक विल हेल्प द इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, ठीक है। एंड लास्ट वन इज हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक, दैट इज एनएचबी। अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, ठीक है, अगर घर बनाना, जैसे बहुत रिक्वायरमेंट होता है ना आजकल, स्लम एरियाज को हटा के एक जगह हाउसिंग को एलोकेट करे, तो वो सब के लिए कौन असिस्ट करेगा, या फिर नॉर्मल किसी को घर लेना है लोन में, तो नेशनल हाउसिंग बैंक दे विल असिस्ट यू। इसमें कैच बच्चों क्या है, ये जो डेवलपमेंट बैंक्स है ना, दे इनडायरेक्टली फाइनेंस, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, दे इनडायरेक्टली फाइनेंस, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली लोन नहीं देगा, ठीक है, ये आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पैसा चाहिए एग्रीकल्चर फार्मर के लिए, फार्मर जाकर नाबार्ड में चल जाएगा, नाबार्ड में जाकर पैसा मांगे, नहीं, ये बैंक को, मतलब जो लोगों को जो ये इनडायरेक्टली असिस्ट करता है, ठीक है, बैंक को। जैसे आपका फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ इसको समझाने के लिए, सपोज एक फार्मर है, ठीक है, इसको कुछ एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए, तो ये अपना नियरेस्ट बैंक ही जाएगा, ठीक है, नियरेस्ट बैंक जाएगा। फॉर एग्जांपल ये गया एसबीआई पास गया, तो एसबीआई बोलेगा ठीक है पैसा तो अभी मेरे पास नहीं है, सच में अगर नहीं है उसके पास पैसा, तो वो क्या करेगा, एसबीआई का ड्यूटी क्या है, ये नाबार्ड को कांटेक्ट करेगा, नाबार्ड से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेगा। नाबार्ड क्या करेगा, ठीक है, अगर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लिया जरा, नाबार्ड विल रीफाइनेंस दिस बैंक, ठीक है। तो नाबार्ड क्या बोलेंगे, ये रीफाइनेंस करेगा किसको,
SBI को, देन SBI विल प्रोवाइड दैट लोन और अमाउंट टू द फार्मर। ठीक है, तो नाबार्ड किस तरीके से फार्मर का हेल्प कर रहा है? इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली वो मतलब फार्मर नाबार्ड लेके नहीं जाएगा। सेम फॉर सिडबी एंड ये सब बैंक। अगर किसी को स्मॉल इंडस्ट्री MSME बनाना है, अगर उनको पैसा चाहिए तो SBI के पास अगर या HDFC के पास गया, वो मना कर दिया उसके पास पैसा नहीं है, तो दैट बैंक विल कॉन्टैक्ट दिस बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो वो उसको बैंक को फाइनेंस करके जो रिक्वायर्ड पर्सन है जिसको MSME सेट करना, दे विल प्रोवाइड लोन। ठीक है, देन एक्सिम बैंक सेम हो गया, NHB सेम हो गया। ये सब क्या आप बोलते हैं कि इनडायरेक्ट फाइनेंस या रीफाइनेंस करते हैं बैंक को। ठीक है, एंड इनडायरेक्टली पर्सन को लोन मिल जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनडायरेक्ट या रीफाइनेंस वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, एंड जो लास्ट वन है आपका मुद्रा बैंक या मुद्रा योजना, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि इसमें कुछ रिवाइज हुआ इस साल बजट 2024 में। तो मुद्रा में देखो बच्चों, ये जो है मुद्रा भी आपका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी है। मुद्रा उन्हीं को लोन देता है जो MSME, जो स्टार्टअप्स हो गया, एंटरप्रेन्योर्स हो गया, है ना, उनको लोन प्रोवाइड करता है, छोटे मोटे MSMEs को प्रोवाइड करता है। तो ये 3 कैटेगरी लोन होता है मुद्रा लोन में। एक होता है शिशु, किशोर, तरुण। शिशु जो लोन है बच्चों, कितने अमाउंट तक आपका लोन मिल सकता है? 50,000 तक। ठीक है, शिशु लोन का जो अमाउंट है वो 50,000 तक है। किशोर का है 50,000 से लेके 5 लाख तक उसका लिमिट है ना, मिडिल एज। ठीक है, शिशु मतलब किनको जो स्टार्टअप जस्ट स्टार्ट किए होंगे बिजनेस। ठीक है, किशोर जिनका एटलीस्ट 3-4 साल हो गया होगा, 5 साल हो गया होगा, मिड कैटेगरी में आएंगे, उनको 5 लाख के लिए तक एलिजिबल है। तरुण क्या होता है? एक्सपीरियंस, है ना, 10 साल हो गया होगा तो अप टू 20 लाख। पहले ये लिमिट 10 लाख था, अभी हो गया आपका 20 लाख। तो 3 कैटेगरी में मुद्रा लोन आपको मिलता है। ठीक है, ये भी आपका डेवलपमेंट बैंक में ही आएगा मुद्रा लोन। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। जो 10 लाख से 20 लाख रिवाइज हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूँ ना। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो प्लीज़ अपने दोस्त के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना। और ये कंप्लीट PDF, आपको कुछ डाउट है क्वेश्चन, पोस्ट करिए कमेंट बॉक्स पे। PDF आपके लिए लिंक में डाल दूंगा, है ना, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का है। और मेरे जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स है मनी एंड बैंकिंग का, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक्स है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से रहिए। टेक केयर, गुड बाय, बाय, थैंक यू सो मच।